नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ें और नोट्स वगैरह कैसे बनाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर जो है हम अपना करंट अफेयर मजबूत कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो चाहे सेकंड ग्रेड के लिए हो, तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप स्वयं भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके नीचे और बहुत सारे आपके कमेंट्स आए, हालांकि सभी कमेंट्स जो है वो रिप्लाई करने का समय मुझे अभी तक मिला नहीं है पिछले 2-4 दिन में। तो उसमें ये जो प्रश्न था, सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न था वो यही था कि सर फर्स्ट ग्रेड के आपने करंट अफेयर की लिस्ट तो बुक्स जो है वो बता दी हैं, एक गाइडेंस जो है वो दे दिया है, लेकिन ऑल जो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं या जो सभी अलग अलग जो विषय हैं उनके बारे में आप कुछ बताइए। उनके बारे में हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो, और न केवल सिलेक्शन हो बल्कि अच्छे अंकों से हो। तो जैसे मैं आपको बहुत बार कोई भी गाइडेंस देता हूँ तो केवल अपने बेस पे नहीं देता, शायद मैं कहीं गलत हूँ, शायद मैं कहीं सही हूँ, लेकिन मैं अपने जो भी हमारे संगी साथी हैं, सेकंड ग्रेड टीचर्स, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर वगैरह या फिर एक्सपीरियंस टीचर, उन सब से बात करके देता हूँ। तो फिर पिछली भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड 2018 अलग अलग सब्जेक्ट में टॉप 50 या टॉप 100 के अंदर जो चयनित हुए, वो 2-3 लेक्चरर्स मुझे कई बार मिलते रहते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा किसी के। तो उनसे भी मेरी बात हुई कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी कि आप इतनी अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी खासी थी अपने जो टॉप 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, राजनीति, इतिहास और भूगोल, और उसमें अगर कोई टॉप 50 या टॉप 100 में सेलेक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि उसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। तो उसी की बेस पे आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेपर में कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ो, और न केवल पढ़ो बल्कि अच्छे से पढ़ो ताकि आपका सिलेक्शन हो और बहुत अच्छी रैंक से हो। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जो है किस एक विषय के जो किस एक सब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनका कितना अंक आपको मिलेगा, उनके जो अंक भार है वो कितने हैं। तो मार्क्स वगैरह की सारी जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, और विशेष प्रकाश आपको किस पे डालना है, जो है नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उस पर आपको विशेष प्रकाश डालना है, जिसके लिए 15 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के संबंध में और 30 मार्क्स मिलेंगे। आपको पता हो तो 75 क्वेश्चंस आते हैं और उसके 150 मार्क्स बनते हैं। कॉलेज लेक्चरर में इसका थोड़ा उल्टा होता है, जो क्वेश्चन है वो डबल हो जाते हैं और उनके मार्क्स जो होते हैं वो आधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो उधर क्या होता है 2 क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, मतलब एक क्वेश्चन का आधा अंक होता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, इधर थोड़ा सा ईजी है। देखिए, फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स और जो सेकेंडरी लेवल के आएंगे, फिर मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जिसमें हिंदी इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो 20 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 हिंदी के, 5 मैथमेटिक्स के और 5 जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के बनने वाले हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन, और इसमें से कई बार ऐसा होता है कि हिंदी इंग्लिश के 4-4 आते हैं, फिर 4 मैथमेटिक्स के, 4 स्टैटिस्टिक्स के और 4 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो वो थोड़ा सा एक आधा अंक, माफ़ कीजिएगा, एक आधा प्रश्न जो है वो इधर उधर होते रहता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है, 4-5 भी आ जाते हैं, 6 नहीं आते और 3 भी नहीं आते। तो ये आप समझ लीजिएगा, ऐसे कुछ फिक्स्ड नहीं है कि उसमें से 5 क्वेश्चन है तो बस 5 ही उठाएंगे, 6 नहीं उठा सकते या 4 नहीं उठा सकते। तो थोड़ा एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे होता रहता है। तो उसके आपके जो है 40 मार्क्स बनेंगे। फिर करंट अफेयर के लिए हमने पिछली बार चर्चा करी, 10 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। मैंने आपको बताया था 8 से 9 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लोगे अगर वो प्रोसेस आप जो है वो एक तरीके से फॉलो करोगे। फिर बात करें जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान यानी कि सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल। तो उसके लिए आपको जो है 15 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन साइंस के, 5 पॉलिटी के, 5 जियोग्राफी के, टोटल 30 मार्क्स बन जाएंगे उससे। और फिर एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब कि जो शिक्षा का अधिकार है, RT राइट टू एजुकेशन, वो एक्ट 2009 वाला, साथ ही साथ एजुकेशन मैनेजमेंट जो आपके शैक्षणिक प्रबंधन है वो
हो, क्योंकि आगे जाके आप जो है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनोगे तो कैसे प्रबंधन करोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। फिर एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, तो राजस्थान में जो शिक्षा की जो गतिविधियां हैं या जो शिक्षा का अभी जो मैटर एक तरीके से चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको जो है प्रकाश डालना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 30 मार्क्स बनेंगे। तो ये तो हुआ सारा आपका जो एक तरीके से आप कह दीजिए कि पूरा ढांचा कि किससे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूरे सिलेबस की, और उस सिलेबस तो नहीं कहेंगे, सिलेबस तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मेन टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सिलेबस ये फर्स्ट पेपर का आप सिलेबस कह सकते हो, हालांकि सेकंड पेपर में आप जाओगे, आप जियोग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो या पॉलिटी से हो, तो उसमें यही चीज़ें और विस्तारित रूप में मिलेंगी। तो आप जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट से आपको फर्स्ट पेपर की कोई तैयारी नहीं करनी है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी वालों को जो है यहाँ का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ये तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में भी कवर हो जाएगा। पढ़ो तो भी अच्छी बात, नहीं तो फिर उसके साथ ही हो जाएगा, क्योंकि यही सेम चीज़ें, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है बट मोस्टली यही होती हैं। और आप ज्योग्राफी से आपने पीजी किया है तो ज्योग्राफी का तो आपको फुल नॉलेज रहेगा ही। फिर जो पॉलिटी का है तो वो पॉलिटी का ना करे, अगर समय मिले तो खूब करो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, पढ़ो वेरी वेल, बट अगर जो भी अभी 4-5 महीने का समय है उसमें आप अपने सब्जेक्ट को सेकंड में अलग रख लो, साथ में लेके चलो, और फर्स्ट में जो है अपने सब्जेक्ट को दोबारा नहीं पढ़ के बाकी वाले जो सब्जेक्ट है वो पढ़ो, क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज तो है ही है, और अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी है तो सेकंड पेपर के साथ तो पढ़ ही लोगे आप। तो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी ना पढ़ो, पॉलिटी से हो तो फर्स्ट पेपर की पॉलिटी नहीं पढ़नी, और हिस्ट्री से हो तो हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ समय मिले तो पढ़ो, लेकिन अगर समय नहीं है तो नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सेकंड पेपर में वही सारी चीज़ें कवर होगी। मैं अगर बताऊँ पॉलिटी का, तो ये जो इसमें पॉलिटी वाले आप देखिए जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे मतलब इसमें से 90% तक जो है आप सेकेंड पेपर में पढ़ लोगे। उनकी जो मैं बुक्स वगैरह बताता हूँ उसमें आप पढ़ लोगे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना इसमें भाग है, देखिए कौन सा, जनरल इंग्लिश, हिंदी से भी ऊपर हम बढ़ते हैं, तो वो है दोस्तों हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें अपने जो है राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास जो है वो पूछा जाने वाला है। देखिए ये गणित का पोर्शन है, और ये है दोस्तों हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, मतलब राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, और विशेष आपको क्या पढ़ना है उसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए ये जो दोस्तों फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर का ये पहला भाग है, तो इसके लिए आप क्या पढ़ोगे। देखिए राजस्थान के इतिहास के लिए, अगर देखिए इसमें आपको 2-3 अलग अलग ऑप्शन भी बताऊंगे आप क्या क्या पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप शुरू ही करना चाहते हो तो सबसे निचले लेवल की या बेस लेवल अगर आपको जो है अच्छा करना है, तो जो 6 से 12 तक की जो बुक्स आती हैं, अब हमारा राजस्थान नाम करके 6, 7, 8 में आती है, तो उसमें भी इतिहास के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत उसमें पॉलिटी के भी हैं, इतिहास के मोस्टली हैं। और अगर फिर 9, 10, 11, 12 की बात करूँ तो उसमें अब जो NCERT बुक्स वगैरह आ गई हैं, तो उनके फिर नाम अलग अलग है। तो NCERT के लिए एक ऐप भी आती है, वो ऐप आप डाउनलोड करो, NCERT बुक नाम करके, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसमें जो जो टॉपिक्स हैं आपके इससे मेल खाते हुए, सारी नहीं पढ़नी है आपको कि पूरी पूरी आप पढ़ने बैठ जाओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। उसमें जो आपके टॉपिक इससे मिलते जुलते हैं, जैसे लाल पाल बाल वाला हो गया, महात्मा गांधी वाला हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता हेतु जो प्रयास की हैं वो है, शिवाजी, भक्ति मूवमेंट वगैरह, ये सारे जो है वो आप उनसे पढ़िए। और इसमें देखिए जो राजस्थान का इतिहास लिखा गया है कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का इतिहास के लिए 6, 7, 8 में जो हमारा राजस्थान नाम करके बुक आती है, उसमें राजस्थान के अच्छे खासे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और 9, 10, 11, 12 में जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, पुरानी वाली से भी पढ़ सकते हो, और नई जो NCERT की आ रखी हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगी, तो वहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये है आपका बेस, जो है आप शुरू करना चाहते हो कि हाँ सर ये बहुत टिपिकल, अगर पूरी टेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे तो थोड़ा टफ रह जाएगा, कि उसमें सारी चीज़ें थोड़ी गहराई से दी हुई होती हैं। तो आप वहाँ से ना शुरू करके ये जो मैंने बुक्स बताई उनसे शुरू करिए। राजस्थान के इतिहास के लिए हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 जो अभी अपने चल ही रही है, और पहले वाली भी जो है उसमें भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, वर्तमान वाली में भी काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, तो वर्तमान वाली पढ़ लो, कोई बात नहीं। और फिर भारत का इतिहास के लिए मैंने आपको बताया 9, 10, 11, 12 के लिए जो अभी NCERT की बुक्स अपने राजस्थान में भी वही चल रही हैं, सिमिलर ही हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो आप पढ़िएगा। उसमें आपको जो सारी नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ आपको टॉपिक्स उठा के पढ़ने हैं। जैसे मैं भारत के इतिहास के लिए बात करूँ तो 12th के NCERT की आती मेरे हिसाब से, उसमें जो भाग है 1, 2, 3 ऐसे, तो सेकंड भाग जो उसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो इससे मेल खाते हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे मैंने कहा NCERT के लिए तो आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है,
वो जो अपने हमारा राजस्थान वाली 3 बुक्स है वो भले ले आना, बाकी वाली जो 9th 10th 11th 12th वाली तो आपको उस ऐप पे मिल जाएगी। हो सकता है 6 7 8 वाली भी मिल जाए, बट 9th 10th 11th 12th की जो भी है, हिस्ट्री की है, चाहे पॉलिटी की, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे अर्थशास्त्र भी अगर किसी को पढ़ना है तो वो सारा उस ऐप पे मिल जाएगा। ऑफिशियल ऐप है वो, कोई मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर कुछ एक टॉपिक जो है वो वहाँ नहीं मिल रहे, जो मैंने बुक्स बताई हैं आपको उसमें नहीं मिल रहे, तो क्या करोगे? तो इसके लिए तो टेक्स्ट बुक का भी ऑप्शन है, गाइड का भी है। अब जो आपको सही लगे, गाइड का ऑप्शन रखोगे तो थोड़ा आपको इजी रहेगा, क्योंकि गाइड में जो है इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी हुई होती है, तो आपको अलग से जाके कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और सब वो मिल जाएगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो रैंक के साथ सिलेक्शन करवाना है, और मुझे तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टॉप 50 टॉप 100 वाले जो लेक्चरर मिलते हैं, कितना सम्मान है उनके प्रति, तो वही सम्मान अगर आपको आने वाली भर्ती में लेना है तो फिर आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। तो राजस्थान के इतिहास के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टर हुकुमचंद जैन और जो है नारायण लाल माली नाम करके एक बुक आती है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत नाम करके, बहुत बढ़िया बुक है। राजस्थान के हिस्ट्री की ये रामबाण आप कह सकते हो। तो चाहे सेकंड ग्रेड लो, फर्स्ट ग्रेड लो, या फिर राजस्थान का इतिहास अगर आपको कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ना हो, तो भी इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई चीज़ जाएगी। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, बुक्स का भी बता दिया, टेक्स्ट बुक का बता दिया और गाइड का भी बता दिया। अब गाइड का आप ये मत पूछिएगा कि सर गाइड का नाम बता दो, क्योंकि अगर नाम बताते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं, आप तो नहीं कहोगे, एक आधा कोई उठ के कह देगा कि सर आप प्रमोट कर रहे हो उस गाइड को, वो दूसरी गाइड ख़राब नहीं, अच्छी मैंने पढ़ रखी। गाइडें सारी बढ़िया है, बस पढ़ने वाला चाहिए। तो कोई भी देखो, ये इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो बैठ के गाइड बनाते हैं, इतने बड़े बड़े लेखकों के नाम लिखे रहते हैं, तो वो ख़राब गाइड क्यों बनाएंगे? वो जाहिर सी बात है अपना तो बेस्ट देंगे, तो पढ़ने वाला बेस्ट चाहिए, बाकी गाइड तो हर एक बेस्ट होती है। और भारत वाले टॉपिक जो जैसे मैंने बताया वो आप मोस्टली इन बुक से क्लियर कीजिएगा और गाइड से कीजिएगा। अब मैं भारत के लिए भी एक बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत वाले जो सारे टॉपिक हैं ना बड़े विस्तारित हैं उन बुक्स में, तो यहाँ मैं आपको उस टेक्स्ट बुक का नाम नहीं बताऊँगा भारत के लिए। हालांकि कई सारी ऐसी बुक्स आती है जो NCERT सार के नाम से आती है, मैं उनके भी कुछ एक लोकल ऐसे हैं लेखक वगैरह जो लिखते हैं, तो NCERT सार क्लास 9 से 12, 9 10 11 12 ऐसी करके आती हैं, तो वो NCERT सार भी आप पढ़ सकते हो, उसमें चीज़ें आ जाएंगी। अगर भारत वाली बुक बता दूंगा तो बुक ही अपने आप में बहुत बड़ी आएगी, आप उसको देख के ही डर जाओगे कि चलो ये तो अब कब पढ़ के रहेंगे, 4 ही महीने बचे हैं। तो इसीलिए भारत के लिए तो नहीं, लेकिन राजस्थान के लिए पढ़ना चाहो तो बिल्कुल रामबाण मैंने आपको बता दिया। कुछ एक ही टॉपिक है, बट वो बहुत अच्छे से तैयार होंगे, उसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे। फिर बढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो और देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक क्षमता परीक्षण, ये आप गाइड से पढ़ो, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। पढ़ना क्या, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, थोड़ा आपका दिमाग का बिल्कुल रिफ्रेशमेंट हो जाएगा इससे। और फिर जो है स्टैटिस्टिक्स है, मतलब कि गणितीय जो सारी धारणाएं हैं, सूत्र वगैरह हैं, वो आप कहाँ से देखोगे? देखिए, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप 9th 10th की जो मैथ्स की बुक आती है अभी जो चल रही है, और या फिर थोड़ी पुरानी वाली भी वो भी चलेगी, सेम सेम है चीज़ें, ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो आप लाइए। और उसमें जो भी जैसे चीज़ें दी हुई, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें देखिए, तो आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। अगर कोई आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं, आर्ट्स के हैं, तो कह रहे हैं कि सर ये छोड़ें पार्ट, कई बार ये भी देखो एक प्रश्न होता है यहाँ पे, ये गणित वाला विशेष जो पोर्शन है, तो इसको छोड़ दें। देखो, छोड़ो मत, आप इसको चाहे दिन का आधा घंटा ही देना या फिर 15 मिनट ही देना, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि महीना भर मत पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम तक एक बार इन चीज़ों को देख ज़रूर लेना। क्या पता आप 1 2 प्रश्न इसमें से सही कर जाओ और वही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। छोड़ दोगे जिसका मतलब ये है कि 5 के 5 नंबर गए, 10 के 10 नंबर गए। और अगर करना चाहोगे तो 2 या 3, जितना भी करोगे उतना बढ़िया। वो कहते हैं ना कि भागते भूत की जो है वो लंगोटी भली है, तो मतलब मिला जो ही बढ़िया, बस वो कहते हैं ना, एक मारवाड़ में कहावत है कि तुरंत टूटा नफ़े जैसा, मतलब जो है तो तुरंत कोई घाटा हो जाए, हानि हो जाए, तो वो लाभ के बराबर होता है। तो ये जो है आपका 2 4 नंबर जो भी मिले 10 में से, अगर आपको, मैं तो कहता हूँ 2 ही नंबर मिले बट ऐड ही हुए, गया तो कुछ नहीं है, तो इसमें तुक्का लगाने की वहाँ कोशिश मत करना। जो भी अगर आपको समझ में आए चीज़ और लगे कि हाँ ये इजी है, तो आप कर देना। अगर नहीं करोगे तो कुछ इजी प्रश्न होंगे, उनको भी आप छोड़ के आ जाओगे, और वहीं पे वो दूसरा अभ्यर्थी वो इजी प्रश्न करके आ जाएगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है,
करना है, जैसा आए वैसा करो। अब मैं ये नहीं कहूँगा, अब देखो पीजी से और 10th के बीच में जो अंतर है वो तकरीबन 7 साल का, कई बार दशक का भी होता है। तो 10 साल मैथ्स नहीं पढ़ी है तो फिर तो ये चीज़ें समझ आनी थोड़ी सी मुश्किल है। देखो नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल है, तो इसको ईजी बनाने का तरीका यही है कि सबसे बेसिक नॉलेज आप हासिल कर दो। सेकेंडरी लेवल का कहा गया, मतलब 9th 10th की जो मैथ्स की बुक है उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। वो नहीं लाना चाहो कि नहीं इतनी बुक्स कौन खरीदे, तो गाइड में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप समझ लोगे तो ज़रूर कुछ अच्छा कर पाओगे। मेंटल एबिलिटी वाले में तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितनी ये मैथमेटिक्स वाली जो है ना, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है ये चीज़ें, ये कुछ ये और ये विशेषकर मैथ्स जो है ये कुछ ज़्यादा ही टफ है। तो ये इतना तो वो मुश्किल नहीं है, बट ठीक है, तो उसमें से आप कर सकोगे। मतलब ये जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है इसको आप 9th 10th की बुक से तैयार करो। और जो मैंने कहा मेंटल एबिलिटी वाला जो है, मानसिक क्षमता या योग्यता परीक्षण जो है, तो उसको आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उससे आपका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको गाइड में मिल जाएंगी। फिर आगे बढ़िए, देखिए सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी का ऐसा है कि अगर आपने रीट की अभी लेटेस्ट तैयारी की है तो बिल्कुल भी इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय बहुत इजी, मतलब आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और इनके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो समझ लो कि संधि कितने प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर स्वर संधि के जो 5 भाग है वो आप पढ़ लीजिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, गाइड में भी मिल जाएगी। और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो एक विशेष बुक ही बता दो कि बस मुझे तो ये 5 के 5 या जो भी अपने अंक हैं इसमें, या 10 अंक है मेरे हिसाब से, तो वो पूरे मुझे लाने हैं, 5-6 प्रश्न जो भी आए वो सारे सही करने हैं। तो हिंदी व्याकरण की बुक आती है कक्षा 9 से 12 तक की, वो एक ही बुक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। हिंदी व्याकरण बहुत बेसिक और बहुत अच्छी है। चाहे आप 2nd ग्रेड में तो शायद मेरे हिसाब से हिंदी नहीं होती इतनी, बट 3rd ग्रेड में होती है, अपने रीट में होती है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें कवर। मैं आपको अपना एक पुराना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक बार जो है रीट में जो अपने 30 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, तो 30 में से मेरे जो 29 सही हुए थे उस बुक से। तो बिल्कुल आप वो पढ़ के जाइए। और इसमें तो बिल्कुल वो रामबाण है, मतलब इससे बाहर तो क्या ही आएगा, तो डेफिनेटली वो रहेगी सही। फिर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाले फिर से थोड़े घबरा जाते हैं कि सर क्या करें, पूरा पूरा छोड़ दें। नहीं छोड़ना है, पूरा 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 नहीं, एक प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। ये सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश करो, यही सेम है जिसको थोड़ा सा हिंदी वाली चीज़ों को इंग्लिश में लिखा गया है, आप समझने की कोशिश करोगे तो आप एक्सपीरियंस से ही वहाँ जो है 1-2 प्रश्न सही कर लोगे। तो जैसे मैंने बात बताया कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब जो है बिल्कुल कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। तो 5 में से 0 आए, उससे अच्छा 2 आ जाए, क्या पता एक प्रश्न सही करो तो आगे जो आपने 3 प्रश्न गलत किए उसका आपका घाटा पूर्ति जो है वो यहाँ हो जाए। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, गणित और इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बस इसमें आप महारत हासिल करो तब तो बैठे रहो और बाकी वाला जो सिलेबस है वो अधूरा छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। उसको बहुत समय देना है बट कुछ समय इसको भी दे देना है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा पढ़ोगे, 2-4 चीज़ें लिखोगे, लिख के समझोगे तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अगर 10-15 अंकों का सिस्टम है तो इसमें आप 5-7 भी लाते हो तो भी मोर देन इनफ हो जाएंगे आर्ट्स वालों के लिए, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो इनको भी आप जो देख सकते हो। अब देखिए इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक का ऐसा है साहब कि बुक ये ग्रामर वाली जो बुक्स आती है, अभी तो खैर काफ़ी समय हो गया मुझे पढ़े हुए, पुरानी जो बुक्स वगैरह हैं ग्रामर की आती हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर नाम करके ऐसी बुक्स आती हैं। हालांकि इसमें और ऑथेंटिक बुक्स भी हैं जो मेरे संगी साथियों ने कही, बट वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी, उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चीज़ें हैं। तो ये 10 अंक जो हैं, 4-5 या 6 प्रश्न हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से आप इतना गहराई में ना जाओ। 200-300 रुपये भी लगते हैं उन बुक्स के, बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं। जो सेकंड पेपर जिनका इंग्लिश का है उनके वो काम की चीज़ें हैं, तो वो ना पढ़ के आप या तो गाइड से पढ़ लो या इंग्लिश ग्रामर के आप 10th की जो इंग्लिश ग्रामर आती है, पासबुक टाइप होती है वो ला के आप पढ़ लो। मैं किसी लेखक का नहीं कहूँगा, उसकी लाओ, कोई भी ले आओ जो अपने, चाहे बहुत सारी आती हैं आपको पता ही है, तो वो ले आओ, उसमें से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ में गाइड रखो, तो दोनों को समय दे दोगे तो हो जाएगा आपका इसमें 50%, इसका 50% स्कोर तो ईजीली हो जाएगा, 60% भी हो सकता है।
फिर आगे बढ़ें तो फिर है अपनी समसामयिकी। बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने पिछला वीडियो इसी के ऊपर बनाया था और एक एक चीज़ आपको डीपली मैंने बता दी थी। तो बिल्कुल आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल इसमें तो आपकी नया बहुत अच्छे से पार हो जाएगी। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर है जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस और ये जो मैथ्स है ये दोनों सेकेंडरी लेवल की है और बहुत सारे इसमें से जो चीज़ें हैं, चाहे टिश्यूज़ वाला हो, चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला हो, और चाहे ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, ये सारी चीज़ें आती हैं 9th और 10th की बुक से। ये सेकेंडरी लेवल की चीज़ें हैं। तो ये सेकेंडरी लेवल की पढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको मैथ्स के लिए 9th 10th की बुक सजेस्ट की, तो विज्ञान के लिए भी मैं 9th और 10th की जो अपने साइंस की बुक आती है वो सजेस्ट करूँगा। वो ला सको तो अच्छी बात है, वेरी वेल। नहीं लाना चाहते हो या नहीं ला सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, गाइड से तैयार कर लेना। गाइड में भी सेम ही चीज़ें हैं। थोड़ा अच्छे से टॉपिक को समझना और इसके साथ आप जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो आप ज़रूर देख लेना। उससे आपको लाभ ये होगा, आपको पता चलेगा कि मैथ्स से जो मैथ्स वाले और जो साइंस वाले प्रश्न हैं या जो इंग्लिश वाले जो 3 थोड़े से मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं आपके आर्ट्स के लिए, तो ये इनके प्रश्न बनते कहाँ से और कैसे बनते हैं, तो वो आइडिया आपको लग जाएगा ना। तो फिर आप उस गाइड में से वही टॉपिक्स अच्छे से, मतलब टॉपिक तो सारे पढ़ने हैं लेकिन टॉपिक्स में से आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो आप पता लगा पाओगे। उसके बेस पे आपके जो साइंस और मैथ्स और इंग्लिश जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, इसमें भी आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो वो आपको आगे रैंक से सेलेक्ट कराने बहुत यूज़फुल रहेगा। रैंक वाले किसी से भी पूछ लेना, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तीनों सब्जेक्ट छोड़े, वो यही कहेगा कि मैंने पूरी तैयारी की, मेरा बहुत अच्छा तो नहीं गया इन तीनों में स्कोर, बट हाँ मेरा ठीक ठाक गया। तो वहाँ जो ठीक ठाक होता है वो रैंक लेके आता है, वहाँ जो बिल्कुल छोड़ देता है सेलेक्ट तो हो जाएगा सेकंड पेपर के पावर से क्योंकि उसमें अंक भार ज़्यादा है, लेकिन फिर रैंक वाला थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो पढ़िएगा ज़रूर, बुक्स मैंने बता दी, गाइड से पढ़ो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पॉलिटी के लिए देखिए, तो राजनीति के लिए तो बिल्कुल बहुत गहनता से, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय राजनीति के बारे में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेट वगैरह सारी चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर रोल्स, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सारी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सारे जो हैं वो भारतीय राजनीति से संबंधित हैं। बहुत बेसिक चीज़ें। अब देखिए, अब इसमें जो मैं गहनता से बुक्स बताऊं तो आपको खूब सारी बता सकता हूं, तो वो तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज यहाँ देना चाहूँ तो देखिए, ये जो भारतीय राजनीतिक टॉपिक जैसे मैंने कहा कई सारे, तो ये 6 से 8 जो हमारा राजस्थान आती उसमें छोटी मोटी चीज़ें दी हुई हैं, तो थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है। फिर आप 9th 10th 11th 12th की जो बुक्स है उसमें पॉलिटी के जो भाग है वो आप पढ़ सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए। जिनका सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटी है उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी आपको ऑथेंटिक बुक सजेस्ट करूंगा, तो वहाँ से आप वो देखिएगा। लेकिन जिनका सेकंड विषय कुछ कुछ और है, जैसे कोई भूगोल है, किसी का इतिहास है, हिंदी है, या फिर कुछ और है, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो उनके लिए इंडियन पॉलिटी के लिए वो क्या करें, जो 9 10 11 12, जैसे मैंने कहा हमारा राजस्थान वाले, क्योंकि आप वो राजस्थान के इतिहास के लिए लेके आओगे तो उसमें से भी कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। फिर 9th 10th 11th 12th की जो पॉलिटी की जो बुक्स आती हैं उसमें भी भाग होते हैं, जैसे मैंने इतिहास के आपको बताया एनसीईआरटी वाले, तो अभी वही चल रहे हैं, तो उसमें से भी आप कुछ एक टॉपिक्स निकाल के पढ़ सकते हो, तो वो भी यहाँ हो जाएगा। इन सब में आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि हमारा राजस्थान वाला हमें मैटर समझ नहीं आता, कौन खोजे, 9th 10th 11th 12th वाला भी समझ नहीं आ रहा कि कौन देखे सारी चीज़ें, तो आप ऐसा करो गाइड में से पढ़ लेना, उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सही लगे वो कर लेना। और बिल्कुल ही आपको फोर्थ ऑप्शन चाहिए कि नहीं टेक्स्ट बुक ही पढ़ेंगे, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, तो देखते हैं अगले वीडियो में आपको वो भी बुक सजेस्ट कर दूंगा उसमें से। तो ये टॉपिक्स बहुत इजीली, मतलब ये तो पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, वो पढ़ लेना, सेकंड पेपर ही आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये तो साथ में हो ही जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का भूगोल है, तो इसके लिए तो ऐसा, जैसे मैंने बताया कि एक तो गाइड आपके पास ऑप्शन रहता है, और गाइड नहीं आप कहो कि सर मुझे तो बहुत अच्छा करना है इसमें और अच्छे अंक लेके आने हैं, तो बहुत एक बढ़िया जो है HM सक्सेना साहब की बुक आती है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, बहुत प्रसिद्ध बुक। और इवन आप सेकंड पेपर जो है अपना भूगोल का फर्स्ट ग्रेड का, या फिर जो भूगोल के जो पार्ट्स हैं अपने उसमें सेकंड ग्रेड में, ओरिजिनल सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है वरिष्ठ अध्यापक उसके, उसमें भी बहुत सारे इसके जो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे खुद जान पहचान में कुछ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं, फीमेल और मेल दोनों, जिन्होंने कहा कि ये HM सक्सेना हमने पढ़ी
और उसके बेसिस पे हमारा बहुत अच्छे रैंक से, मैं नहीं कहूँगा वो टॉप 10 में आ गया, टॉप 5 में आ गए, ऐसे तो मेरा संपर्क नहीं है, बट 100, 150, 250 से भी ऊपर ऊपर उनकी जो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एच.एम. सक्सेना बहुत गहराई से पढ़ना है तो, नहीं तो फिर जो है जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री का और पॉलिटी का बताया, वही एनसीईआरटी वाली चीज़ें, उसमें से आप बिल्कुल देख सकते हो 9 to 12 की जो आती हैं, ऑनलाइन भी ऐप में मिल जाएंगी, कोई आप पैसे नहीं खर्च करने चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी किताबों को ढेर करने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है, तो उसमें से भी आपके आ जाएंगे। बाकी आप गहनता से चाहो कि नहीं 10 में से मेरे को 9 या 10 ही सही करने हैं, तो राजस्थान का भूगोल एच.एम. सक्सेना रामबाण है, उससे अधिक कुछ नहीं है। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री मैंने बताया था कि हुकुमचंद जैन और जो अपने माली साहब की, जो मैंने नारायण लाल माली जी नाम था शायद उनका, तो उनकी बुक बताई, वो रामबाण है राजस्थान का, जो अपने संस्कृति वगैरह इतिहास संस्कृति में, तो वो है। वैसे अपनी राजस्थान के भूगोल में जो रामबाण है वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं जाता। फिर एजुकेशन मैनेजमेंट, बहुत बड़ा ये पार्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट का। अब देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट का ऐसे है, जो मुझे ज़्यादातर अपने जो शिक्षकगण थे, मेरे व्याख्याता वगैरह साथी, उन्होंने जो सजेस्ट करी है वो तो एस यादव की बुक आती है, शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन, वो आप पढ़ो। बहुत ज़्यादा, अगर मैंने 10 को सपोज पूछा है, 10 को तो नहीं पूछ पाया मैं, 4-5 को ही पूछ पाया हूँ, लेकिन 10 में से 9 ने जो सजेस्ट की है वो है एस यादव वाली बुक, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। और अगर आप ऐसे नहीं कि चलो एक कोई लेटेस्ट ही बता दो, तो लेटेस्ट ऐसा है कि गाइड में से पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें गाइड में भी होती हैं मेरे हिसाब से, अगर आप देखो गाइड को देख लेना, उसमें ये होती हैं। शायद इसके लिए अलग भी गाइड वाले कई बार क्या फर्स्ट पेपर से इसको अलग ही बनाते हैं, तो एक उसमें लेटेस्ट आप ले आना, क्योंकि एस यादव की लेटेस्ट आई हुई नहीं है। मैंने पूछा भी था एक बुक स्टोर वाले को, तो एस यादव की जो है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन लिख लेना नाम, तो वो लेटेस्ट वाली तो आई नहीं है। पुरानी वाली है तो भी पढ़ सकते हो, बट उसमें कुछ वो आंकड़ों का हेर फेर रहता है, क्योंकि नई नई योजनाएं जो आती है ना, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। तो उसके लिए फिर आप कोई भी नई ले आना, बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं अपने राजस्थान में, किसी का नाम नहीं लेने वाला, तो वो आप ला के पढ़ लेना, उसमें से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार अपना जो है आप ये फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ये पीएस वगैरह, आर्मी स्कूल वगैरह सारी चीज़ें। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैथ्स और जो साइंस है, इंग्लिश का जो पार्ट है वो नहीं छोड़ना है। अगर उसमें भी आप जो है अच्छा स्कोर, मतलब अच्छा तो क्या कहूँ, मतलब इवन आप 40 to 60% टोटल ऑल ओवर, जो अपने ये 75 अंकों का जो ये क्वेश्चन है, तो मतलब जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसमें से अगर आप जो है अगर 50% प्लस जाते हो, जैसे 75 का है, तो अगर आप इसमें जो है 40 अंक लेके आ सकते हो, 40 क्वेश्चन जो है वो सही करते हो, और 80 या 100 भी बना देते हो, तो 100 तो बहुत ज़्यादा है। अभी 150 में से जो अमूमन जो अभ्यर्थियों के बनते हैं ना, वो 40, 45, 50 के आसपास ही बनते हैं। अब कई कहेंगे कि हमारे तो 125 बन जाते हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बट ये जनरल जो साइंस, माफ़ कीजिएगा, जो जनरल स्टडीज़ है, वो हमेशा से ही एक जो है कमजोरी रहता है किसी भी अभ्यर्थी की, मतलब हर एक अभ्यर्थी की नहीं, बट कुछ एक अभ्यर्थी जो सेकंड पेपर तो हर कोई अपना अच्छे से तैयार होता ही है, यूजी में पढ़े होंगे, पीजी में पढ़ा है, तभी तो यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। फिर कई लोग नेट की भी इसमें प्रिपेयरनेस कर रहे होते हैं, कॉलेज लेक्चरर की कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो फिर सेकंड पेपर बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पेपर में क्योंकि सिलेबस अलग अलग टाइप का है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, फिर हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित है, इंग्लिश वगैरह, मतलब सभी जो पॉसिबली हो सकते हैं ना फर्स्ट पेपर। फिर मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की हुई हैं, तो थोड़ा सा इसमें टफ भी रहता है। तो 75 में से मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लो, तो 50 प्रश्न यहाँ से आपके सही हो जाएंगे, और 50 का मतलब ये कि आपके 100 अंक बनेंगे। और सेकंड पेपर जो 300 अंक का है मेरे हिसाब से, तो 300 में से 200 आप ले आते हो, अगर वहाँ पे अच्छे ही लाओगे, 220 भी होते हैं कई बार अच्छे अच्छे जो अभ्यर्थी हैं उनके, तो 200 लाते हो तो 200 प्लस 100 बराबर हो गए 300। और अगर 300 का आप स्कोर बनाते हो, पिछली बार देखिए मैं बताऊं, अपने पॉलिटी की मैं आपको कहानी बताऊं, तो 210 या 20 ही गई थी, मतलब 210 20, 250 में से नहीं,
दोनों पेपर 450 में से, जो 150 प्लस 300 है, 450 में से 225 तो बहुत है, 210 या 20 है, अगर मुझे एग्जैक्ट तो नंबर याद नहीं, तो मतलब सोचिए कितनी कम गई। इसके पीछे कई सारे रीज़न भी रहे थे, मैं कभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप 300 का स्कोर टच करते हो 450 में से, अगर पेपर बहुत ईजी नहीं आता, तो कई बार क्या ईजी आ जाता है तो हम 300 के भरोसे बैठे रहते हैं, 325 मेरिट चली जाए, वो एक अलग बात है। बट अमूमन जो पेपर का एक करने लायक जो पेपर, एक तो होता है जो करने लायक नहीं बहुत टफ आ जाए, एक होता है कि वो भी करने लायक नहीं कि बहुत ईजी आ जाए। तो बहुत ईजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और बहुत हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन जो करने लायक पेपर, जो मतलब रेशियो अगर हम बात करें, तो जिसमें जो है 20% क्वेश्चन जो है वो हार्ड हों, उसमें 40% क्वेश्चन जो है वो मीडियम डिफ़िकल्टी वाले हों, और पीछे जो बच गए अपने जो है लगभग 40%, वो जो है थोड़े से ईजी कैटेगरी के हों, तो उसको एक जो है करने लायक पेपर आप कह सकते हो। तो हार्ड 20%, ईजी 40% और 40% मीडियम। तो ऐसा पेपर जो होता है उसमें 60% से 70% के बीच में कट ऑफ जाती है, और मैं समझता हूँ वो सबसे सही भी रहता है। और यही है 450 में से आप अगर जो है 300 नंबर लाते हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि यही है लगभग 60 से 70% के बीच का मैटर। तो ये सबसे सही स्कोर और सही पेपर अगर कोई है तो वो इसी के आसपास रहता है। बाकी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर ज़्यादा भी ला सकते हो, तैयारी नहीं करोगे तो देखो बुक्स बताने से और बुक्स का ऐसे पता करने से, नाम लिखने से, यार बड़ा सा बुक शेल्फ भरने से कभी भी नंबर नहीं आते। अगर ऐसा होता तो फिर जो स्टेशनरी वाले हैं, बुक स्टोर वाले हैं, वही सारे कलेक्टर बन जाते। तो बस यही चीज़ें हैं। और सेकंड पेपर के संबंध में विशेषकर पॉलिटी, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मैं उसमें पीजी नेट हूँ, तो उसका मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा आपके सामने। कई सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर आपने नेट पहले प्रयास में क्लियर किया, उसकी बुक्स बताओ, तो मैंने उनको भी कई बार कमेंट्स में बता रखा है। तो खैर नेट के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के बारे में करेंगे, और जल्दी मैं उनकी सारी बुक्स आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी वीडियो रहेगा। और बाकी आप हिस्ट्री का कहोगे, हिंदी का कहोगे, या फिर आप जो है भूगोल का कहोगे, जियोग्राफी का, तो उसका भी ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉलेज लेक्चरर में भी ऐसे ही सभी व्याख्याताओं से सलाह मशवरा करके, परामर्श करके वीडियो लाया था, और वो आपको बहुत पसंद भी आया था। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना। सर्दियाँ अभी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे से ओढ़ बैठ कर बिल्कुल गर्माहट के साथ पढ़ाई करिए, और ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि अगले जो 5 या 6 महीने हैं वो आप अच्छे से मेहनत करो, और वो आपको जो है मेहनत का सुफल प्रदान करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।